हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है गुडविल। पार्टनरशिप अकाउंटिंग से गुडविल नाम का चैप्टर है और ये चैप्टर आपको 3 मार्क्स देने वाला है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर में 2024-25 के भी डाला हुआ है कि जी 3 नंबर में गुडविल आने वाला है और ये मान के चलो कि हर साल आपको गुडविल दिख जाता है। गुडविल के अंदर बेटा मेन आपके 5 मेथड है जिनसे आप किसी फर्म की गुडविल निकालते हो। सारे के सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि गुडविल होता क्या है। आप एक बात समझना बेटा, किसी भी फर्म की रेपुटेशन उसकी गुडविल कहलाती है। सर थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। बताते हैं। आप ये मान के चलिए कि एक फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है और एक फर्म है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। जो दूसरी फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है ना, वो अपने गुडविल की वजह से प्रॉफिट कमा पा रही है। एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा, एक मैकडोनल्ड्स है, एक बर्गर किंग है, एक रेडी पे खड़ा हुआ आपका बर्गर वाला है, ठीक है, जो आपका लोकल आपको बर्गर सप्लाई करता है या मार्केट में आपको बर्गर मिलता है। आप अगर देखोगे तो मैकडी और बर्गर किंग वाला ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस नॉर्मल रेडी के ऊपर बर्गर लगाने वाले से। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि वो क्यों ज्यादा अर्न कर पा रहा हो, चाहे बेशक उस लोकल वेंडर का अच्छा बर्गर हो, लेकिन वो अर्न ज्यादा कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट में एक रेपुटेशन है और उसी रेपुटेशन को बोलते हैं गुडविल। और किसी भी फर्म की आपको मॉनेटरी वैल्यू यानी कि मनी फॉर्म में अगर वैल्यू निकालनी है कि उसकी कितनी गुडविल है, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आप चाहो तो अपनी फर्म की भी गुडविल निकाल सकते हो कि जो मेरी फर्म है या मेरे पापा की फर्म है उस फर्म की गुडविल कितनी होगी, कितनी वैल्यूएशन है हमारी, तो वो भी आप इन मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला मेथड जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है फर्स्ट, उसका नाम है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे आप अपनी फर्म के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लोगे। एवरेज कैसे निकालते हैं सर? भाई टोटल प्रॉफिट जो भी आपका होगा और जितने साल का आपने प्रॉफिट लिया, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल के आपके नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उससे आप डिवाइड कर देना, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बोल दो उसको। और जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा आप उससे गुडविल निकाल लेते हो और गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सर ये भी नंबर ऑफ ईयर है और ये भी नंबर ऑफ ईयर है, ये क्या मतलब हुआ? देखिए बेटा समझाता हूं। जैसे मान के चलिए कोई फर्म है एक्स और उसका आपको 2020, 2021 और 2022 के 3 साल के प्रॉफिट गिवन है। एक है 30,000, एक है 40,000 और एक साल उसने कमाया 50,000। क्वेश्चन कहता है जी गुडविल वैल्यू करो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लो और 2 ईयर परचेज ले लो। जो आपने एवरेज प्रॉफिट लेना है वो पिछले 3 साल का लेना है और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना है वो 2 लेना है। सर ये नंबर ऑफ परचेज है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। ये बहुत सारे फैक्टर्स से एक ऐसा नंबर निकलता है जो आपको ये बताता है कि एक फर्म अपने गिवन पैरामीटर या गिवन जो भी उसका रिसोर्सेज है उनसे आने वाले इतने साल इस प्रॉफिट को कंसिस्टेंट रख सकती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे 2 साल ऐसे हैं जो सभी फैक्टर को देखते हुए अगर आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, अगर आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो ये बन गया जी 30, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3। तो आप टोटल करोगे बेटा तो 120/3, ये एवरेज आ जाएगा आपका 40।
अब आप गुडविल के लिए क्या करोगे, इस 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी फर्म की गुडविल आ गई 80। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट 40,000 फर्म कमा रही है, फर्म के अंदर इतना कैलिबर है कि आने वाले 2 साल तक वो इस 40,000 को और सस्टेन रख सकती है। तो फर्म की जो गुडविल बनी वो बनी बेटा 80,000। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा वो निकाल देना है और गुडविल के लिए जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो यहां पे आपके नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए 2 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का है बेटा? 5 ईयर का। तो आपको बिल्कुल मेंशन होगा कि कितने साल का आपने एवरेज प्रॉफिट लेना है और कितना नंबर ऑफ ईयर आपका परचेज है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर 16, 19, 6,000 का लॉस, 31 एंड 35। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 16 एक साल का प्रॉफिट, 19 नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, 6,000 का लॉस है तो हम कर देंगे माइनस, 31,000 का नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है तो वो कर देंगे ऐड और 35,000 का एक और प्रॉफिट है तो वो भी कर देंगे ऐड। तो आप यहां से देखोगे तो ये हो गया 16, 9, 25, 35, 35, 35, 70, 70 और 1,01,000। एक मिनट रुक जाइए, 35, 35, 70, 1,01,000 में से 6 गए, 95,000 डिवाइड बाय 5 तो ये आ गया बेटा आपका 19,000। 5, 1, 9। ठीक है जी। तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसको 19,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 38,000 आपकी क्या आ गई? फर्म की गुडविल आ गई। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। भाई अब ध्यान से बात समझना कि जैसा हमने क्वेश्चन अभी किया प्लस माइनस डिवाइड करके आंसर आ गया हमारा, बिल्कुल सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन ये वाला पॉइंट जो हमने किया ना, एवरेज प्रॉफिट फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करके, एडमिशन रिटायरमेंट में अगर कहीं पे गुडविल पूछी जाती है तो 99% ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली गुडविल का क्वेश्चन आपसे पूछता है ना तो बिल्कुल भी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, उन पॉइंट्स को अगर देख लोगे तो क्वेश्चन लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आते हैं देखते हैं। भाई मान के चलिए 2020 में एक फर्म को 20,000 का प्रॉफिट हुआ और साथ में क्वेश्चन में डिटेल दे दी कि इसी साल 5,000 का स्टॉक हमारा लॉस्ट हो गया बाय फायर, आग लग गई और हमारा जो स्टॉक है वो जल के खराब हो गया, लॉस हो गया हमें। अब ध्यान से बात समझते हैं कि जब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं ना तो हम प्रॉफिट वो लेते हैं जो फर्म ने अर्न किया। किसी भी एबनॉर्मल नेचर की वजह से, या वो एबनॉर्मल लॉस हो या वो एबनॉर्मल गेन हो, अगर हमारा प्रॉफिट अफेक्ट होता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, उसके अफेक्ट को हटा देते हैं। तो ध्यान से अगर बात समझें तो 2020 में नेट प्रॉफिट हमारा 20,000 दिखाया। अगर ये 5,000 का स्टॉक ना जलता, अगर ये 5,000 का एबनॉर्मल लॉस ना होता तो फर्म का प्रॉफिट कितना होता? सर फर्म का प्रॉफिट अगर लॉस ना होता तो शायद 25,000, शायद नहीं पक्का 25,000 हो जाता। आप ये देखो कि फर्म का 20,000 का प्रॉफिट है और ये तब आया जब 5,000 का लॉस हो चुका है। अगर 5,000 का लॉस होने के बाद फर्म को 20,000 का प्रॉफिट है तो इस लॉस से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना होगा जी? 25,000। और यही हमें गुडविल की कैलकुलेशन में लेना है
क्योंकि फर्म ने अपनी कैपेबिलिटी से 25,000 कमाए थे। जो 5,000 का लॉस हुआ वो किसी अनसर्टेन रीजन की वजह से हुआ। आग लगना एक एबनॉर्मल लॉस है, फर्म का ये जानबूझ के किसी एक्सपेंस की वजह से लॉस नहीं हुआ। तो ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस को आपने क्या कर देना है, फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो एक बात क्लियर हो गई कि सर अगर कभी भी एबनॉर्मल लॉस आएगा तो मैं कहूंगा बेटा अपना प्रॉफिट बढ़ा देना। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लेते हैं सन 2022 में फर्म को 50,000 का प्रॉफिट हुआ और इसमें फर्म को रेंट मिला है 2,000 का, फर्म को एक इंश्योरेंस क्लेम मिला है, रिसीव हुआ है बेटा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 3,000 का, और फर्म को प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000 का। मान लिया भाई, देखो आप ये बात समझना कि एक फर्म जो अपने काम करने से पैसा कमाती है, भाई जैसे मान के चलिए मेरा कोचिंग है, मैं जो कोचिंग से पैसे कमा रहा हूं उसी प्रॉफिट को मैं गुडविल की कैलकुलेशन में लूंगा। अगर मुझे कहीं से रेंट मिल रहा है तो बेटा रेंट मेरा किसी और एसेट से आ रहा है, उसका फायदा मैं अपनी फर्म में तो नहीं दिखाने वाला। अब ध्यान से बात समझना, इंश्योरेंस क्लेम मिला, भाई वो क्या मैंने अपनी फीस से कमाया है, वो तो कुछ हुआ होगा वहीं से मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, भाई मेरा काम तो पढ़ाने का है, एसेट मेरी खराब हो गई, मैंने उसको बेच दिया, 5,000 का मुझे वहां फायदा हो गया। तो ये जितने भी मुझे गेन हुए ना, ये कोई भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या ये शो नहीं कर रहा कि मैंने अपने एफर्ट से ये प्रॉफिट कमाया है। भाई जो आप अपने काम से, जो आप अपने बिजनेस से, जो आप अपने एफर्ट से, अपने बिजनेस से कमा रहे हो ना, वही प्रॉफिट आपको गुडविल कैलकुलेशन में लेना है। तो कहने का मतलब ये है, इस 50,000 में 1, 2, 3 और 5 के ऐसे गेन हैं, 5 के ऐसे गेन हैं जो आपके बिजनेस से आपने नहीं कमाए। तो इन 10,000 को हटाओ, तो आपने जो अपने बिजनेस से कमाया वो कितना कमाया बेटा, 40,000 कमाया। तो यही आप गुडविल के कैलकुलेशन में ऐड करोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाए तो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एबनॉर्मल लॉस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और एबनॉर्मल गेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उस साल के प्रॉफिट में से। क्लियर? चलिए एक दो बातें और बता देते हैं जी आपको। आप मेथड कोई भी यूज कर रहे हो, अगर ये चीजें हैं ना तो आप उसकी एडजस्टमेंट करोगे। जैसे अब भाई हम एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट में ये सब चीजें होंगी। आपका कोई भी मेथड चल रहा हो, आपको प्रॉफिट वही लेना जो फर्म ने कमाया है, और अगर ऐसी कुछ एडजस्टमेंट है तो उसको आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। चलिए दो बातें और। एक होता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, या स्टॉक बोल दो या किसी भी एसेट का, और एक होता है जी ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बोल दो या कोई भी एसेट बोल दो जी। अंडर वैल्यूएशन क्या होता है कि किसी भी चीज को कम मेजर कर लिया आपने। दिमाग लगाइए, हम स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक एक्चुअल में था 50,000 का, और आपने उसको अंडर वैल्यू किया 40,000। यानी कि स्टॉक की जो फिजिकल एग्जिस्टेंस थी वो 50,000 रुपीज की थी, आपने गलती से उसको 40 ले लिया, अंडर वैल्यू कर दिया। अब भाई बढ़ाने के लिए, भाई देखो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं स्टॉक की वैल्यू बढ़ाऊंगा। तो उतने से मुझे क्या करना है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। कि अगर आपने कोई भी चीज अंडर वैल्यू करी तो उसको सही कैसे करेंगे, उस चीज को बढ़ा के। तो उतना ही प्रॉफिट आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना है। और अगर यही आप उल्टा ले लीजिए, भाई 50 का स्टॉक था और आपने उसको कितने का लिया, आपने उसको ले लिया 60 का, तो वो क्या हो गया, ओवर वैल्यू हो गया। और अगर ओवर वैल्यू हो तो आप क्या कर दोगे, माइनस। आपने उस चीज को ज्यादा वैल्यू कर लिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन के लिए उसको
कम करना पड़ेगा। तो कहने की बात सीधी सी ये हुई कि अगर आपकी कभी भी अंडर वैल्यूड आई तो आप ऐड करोगे, और कोई भी चीज आपकी ओवर वैल्यूड हुई तो आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो बेसिकली ये चार बातें थी जो आपको याद रखनी है। अंडर वैल्यू ऐड, ओवर वैल्यू माइनस, एबनॉर्मल गेन माइनस और एबनॉर्मल लॉस प्लस। इसके अलावा कोई नॉर्मल एक्सपेंस हो जाता है बिजनेस में। अब सर ये नॉर्मल एक्सपेंस क्या है? जैसे भाई इंश्योरेंस देना, रेंट देना, ऑफिस के खर्चे, भाई ये तो नॉर्मल खर्चे ऑफिस में होती है ना, तो ये तो डायरेक्टली माइनस होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये चार है। उसके अलावा दो चीजें और बता रहा हूं, ध्यान से देखना। चलिए, एक होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल लेके समझाऊं भाई, जैसे मान के चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है नॉर्मली जिससे एसेट बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए। अब मान के चलो हमने प्लांट लिया, या हमने मोटर व्हीकल ली, या हमने कार ली, भाई ये सब हमारी क्या है, एसेट है। अगर एसेट बढ़ रही है तो बेटा ये कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे भाई मैंने रिपेयर कराई, जैसे भाई मैंने इंश्योरेंस दिया, जैसे मैंने कोई इंटरेस्ट दिया। अब इन चीजों से ना ही फर्म की एसेट इंक्रीज हो रही है और ना ही फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो आप प्लांट, मोटर व्हीकल या कार परचेज कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर आप कोई रिपेयर करा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए सर, बात समझ में आ गई, कहना क्या चाहते हो? देखिए बेटा, यहां पे होता क्या है कि मान लो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि आपने एक मोटर कार ली, 1,00,000 की, और गलती से बाय मिस्टेक आपने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। क्या मान लिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। आप ध्यान से बात समझिए, आपको बढ़ानी चाहिए थी एसेट, बढ़ानी चाहिए थी, ठीक है, ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, और एक्सपेंस मान के आपने एक्सपेंस बढ़ा दिए। बढ़ानी चाहिए थी एसेट, आपने एक्सपेंस मान के एक्सपेंस बढ़ा दिया, और एक्सपेंस बढ़ते ही आपने प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। दोबारा से, मोटर कार ली, गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। मोटर कार लेने से एसेट बढ़नी चाहिए थी, आपने क्या बढ़ा दिया, एक्सपेंस बढ़ा दिया। एक्सपेंस बढ़ते ही प्रॉफिट कम हो गया, ये तो हो गई गलती। अब इस गलती को, एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल सिंपल, रेक्टिफाई करना है तो जो प्रॉफिट कम कर दिया था उसको बढ़ा दो, यानी कि उस साल के प्रॉफिट में आप 1,00,000 रुपया प्लस कर दो। समझ रहे हो कि कभी भी अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लोगे तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ा दोगे। सर एक बात दिमाग में घूम रही है, वो एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, जितना भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उतने से प्रॉफिट कम कर दो। लेट अस सपोज कि 10% डेप्रिसिएशन लगा तो आप 1,00,000 रुपए प्लस कर देना, 10,000 रुपए माइनस कर देना, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सर एक बार दोबारा से अच्छे से लिख दोगे? बिल्कुल लिख दूंगा। अगर आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आप उसको ट्रीट कर लो
एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एसेट के अमाउंट से आप प्लस कर देना और डेप्रिसिएशन के अमाउंट से आप माइनस कर देना। अगर वो डेप्रिसिएशन 1-2 साल जा रहा है तो जितने साल तक जा रहा है उतने साल डेप्रिसिएशन वो माइनस होता रहेगा, लेकिन एसेट की वैल्यू एक ही बार प्लस होगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब बिल्कुल इसका उल्टा देखते हैं। सर उल्टा तो हम भी कर लेंगे, अरे समझ लो, कोई नहीं, समझ लो। चलिए चलिए, अब मान लो आपने अपनी कार रिपेयर कराई। क्या कराई बेटा? रिपेयर कराई, और आपके 20,000 रुपये लग गए, और रिपेयर करा के आपने उससे ना कार की वैल्यू बढ़ा दी। अरे तो गलत हो गया, वो तो एक्सपेंस था, आपने एसेट कैसे बढ़ा दी? ये तो था एक्सपेंस, बढ़ना चाहिए था, आपने बढ़ा दी एसेट, ये तो हो गया गलत, बिल्कुल गलत हो गया। अब सही कैसे करें? सही करने के लिए उसको दोबारा से एक्सपेंस बढ़ाओ। सर एक्सपेंस तो लिख ही नहीं रहे। अरे लॉजिक देखो बेटा, एक्सपेंस नहीं लिख रहे तो कोई नहीं, एक्सपेंस बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट कम, तो प्रॉफिट कर देना कम। कितना? जितना उस पे खर्चा हुआ होगा। तो सर वो हमने एसेट मानी होगी तो उस पे तो डेप्रिसिएशन लगाया होगा। हाँ बिल्कुल लगाया होगा, उस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना। चलो आगे बात समझ जी, आ गई। तो कहने का मतलब है बेटा, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसको आप ट्रीट कर लो एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपने क्या करना है? एक्सपेंस जितना होगा उतना आप बढ़ा दोगे, सॉरी, एक्सपेंस जितना होगा उतना आप कम कर दोगे, और डेप्रिसिएशन आप क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे, जितना आपका डेप्रिसिएशन लगा है। तो बेसिक मैंने आपको 6 बातें बताई जो आपको ध्यान रखनी है। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बेटा एक बार। बेसिक मैंने आपको 6 बातें बताई, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या हो गई सर? एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलिए जी, अगर कोई भी अंडर वैल्यूड है तो ऐड, प्रॉफिट बढ़ेगा। कोई भी ओवर वैल्यूड है तो माइनस हो जाएगा। एबनॉर्मल गेन माइनस, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर कोई एसेट परचेज हुई और उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस मान लिया, तो एसेट वाले अमाउंट से ऐड और डेप्रिसिएशन माइनस। और कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि कोई भी एक्सपेंस है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लोगे, यानी कि आप उसको एसेट मान लोगे, तो एक्सपेंस वाले अमाउंट से माइनस और डेप्रिसिएशन क्या कर देना है आपने? ऐड कर देना। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए परचेजेस अ बिजनेस ऑफ विजय, कि भाई एक मिस्टर ए होंगे, उन्होंने बिजनेस परचेज किया विजय का 1 जनवरी को। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर अर्न बाय विजय एज अंडर, 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। चलिए जी ध्यान से देखते हैं। आपको ईयर दिया हुआ है 2014, 2015 और 2016। आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 45,000, 50,000 एंड 53,000। साथ में एडजस्टमेंट है बेटा, एडजस्टमेंट साथ साथ कर देते हैं। 2014 में कहता है इंक्लूडिंग 7,000 प्रॉफिट फॉर द सेल ऑफ एसेट। भाई सेल ऑफ एसेट से हमें क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन हुआ, तो 7,000 क्या कर देंगे? माइनस 2017 में 14 में से। इंक्लूडिंग 15 में कहते हैं इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ द गुड्स, गुड्स चोरी हो गए 8,000 रुपए के, तो भाई जो गुड्स चोरी हो गए उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 16 में कहता है डज नॉट इंक्लूड 5,000 एज इंश्योरेंस। देखो बेटा इंश्योरेंस होता है नॉर्मल एक्सपेंस जो कि आपने देना है, वो कोई अब नॉर्मल नहीं है, बिजनेस का खर्चा है, वो आपने नहीं दिया तो बेटा उसको दो।
5000 माइनस। बस इसमें क्या बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए गुडविल निकाल देते हैं। 45 में से 7 गए, 38, 58 और 48। डन, ये आपके 3 साल का प्रॉफिट आ गया। अब यहीं से आप क्या निकाल दोगे, एवरेज प्रॉफिट 38, 58 एंड 48 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 साल है। 3 5 8 4 12, 12 24 हो गए 144 डिवाइड बाय 3, 3 4 3 48,000 बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल कितने ईयर परचेज है, गुडविल है सर 2 ईयर परचेज, तो 48,000 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 96,000 आपका आंसर। क्लियर है, चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे जितने साल का दिया है, और नंबर ऑफ परचेज इस क्वेश्चन में 2 दिया है, तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट मेथड का, और मेथड क्वेश्चन करते हुए मेथड क्लियर करेंगे जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक क्वेश्चन करेंगे, उसकी हेल्प से समझ जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है, और एडजस्टमेंट सारी करेंगे इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखो, एक्स प्रपोजेस टू परचेज अ बिजनेस कैरिंग ऑन बाय वाई। एक्स कहता है जी वाई का बिजनेस हम परचेज कर लेते हैं। गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज कितने हो गए, 3 हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर, आपको 4 साल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेने हैं। एंड द एप्रोप्रिएट वेट्स आपको गिवन है 1 2 3 4। वेट्स का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंस, कि आप किस ईयर के प्रॉफिट को कितनी इंपॉर्टेंट दे रहे हो। जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो उसका वेट ज्यादा होता है, और जिसको कम इंपॉर्टेंस देते हो उसका वेट कम होता है। जनरली रिसेंट ईयर को, जैसे भाई इस 2024 चल रहा है, इसको आप ज्यादा वेट दोगे, और 2020 का कोई प्रॉफिट है तो उसको आप कम वेट दोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2013, 14, 15, 16 4 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो 13 को 1, 14 को 2, 15 को 3 और 16 को 4 वेट दे देंगे। सिंपल। अब जो मेन बात इस क्वेश्चन के अंदर है, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट्स। स्क्रूटिनी का मतलब होता है बेटा जब अकाउंट्स को ऑब्जर्व किया गया, उसको एनालिसिस किया गया, उसमें चीजें देखी गई। वी फाइंड दैट, हमें क्या पता लगा कि 1 अक्टूबर 2015 को एक मेजर रिपेयर कराया था प्लांट का 8,000 विच इज चार्ज टू बी रेवेन्यू। मेजर रिपेयर कराया था तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उसको रिवेन्यू मान लिया, तो उस अमाउंट से आप एसेट बढ़ाओगे और डेप्रिसिएशन के अमाउंट से आप प्रॉफिट को कम कर दोगे। चलिए देखते हैं, 8,000 का था। द सेड अमाउंट एग्रीड टू बी कैपिटलाइज एट कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। जब गुडविल निकाली गई तो ये कहा गया उसको कैपिटलाइज करो, तो बिल्कुल हम वैसी बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 10% ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस। अब डेप्रिसिएशन तो माइनस करना पड़ेगा, और वो 10% है। कौन से मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अब भाई देखो ओवर वैल्यू क्या कर देते हैं, उस साल माइनस कर देंगे। इट इज ऑल्सो एग्रीड दैट 3,000 चार्ज फॉर एनुअल बेसिस एज द मैनेजमेंट एक्सपेंस विच हैज नॉट बीन चार्ज। 3,000 पे एनुअली आपने मैनेजमेंट एक्सपेंस के भी चार्ज करने हैं, वो भी आपको दिखाने हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं। गुडविल निकाल दीजिए वाई की, चलिए निकाल देते हैं जी। चलो, ईयर आपको कौन कौन से दिए हुए हैं, ईयर आपको दिए हुए हैं 2013, 2014, 2015 और 2016। उस साल के आपको प्रॉफिट भी दिए हुए हैं 24, 29, 24, 29, 23 एंड 35। आगे करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं। जो भी ये प्रॉफिट है क्वेश्चन में नहीं कहा गया,
नहीं कहा गया कहीं भी, ठीक है। इसको आप एज्यूम करके चलना, ये 31 मार्च 13 है, ये 31 मार्च 14 है, और ये 31 मार्च 15 है, 31 मार्च 16 है। अब ध्यान से बात समझना, 1 अक्टूबर 2015, अगर अक्टूबर की बात करें 2015 की, तो वो इस वाले साल में आएगा, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2015, तो अक्टूबर भी इसी बीच में आएगा। मेजर प्लांट की रिपेयर हुई है, तो 8000 से हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, जितने की आपकी एसेट बढ़ी है। और उसके बाद उस पे लग गया है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन 10% है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आप अगर ध्यान से देखो, 1 अक्टूबर को कराई गई, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने हो जाते हैं। 8000 का 10% और 6 महीने के लिए निकल जाएगा 400 रुपए। निकाल के दिखा देता हूं, ध्यान से रख लो। 8000 का 10% और 6 महीने के लिए 6/12, 400 आ जाएगा, 400 रुपए माइनस। क्लोजिंग स्टॉक 2014 का ओवर वैल्यू हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 2014 का ओवर वैल्यू है, तो आप ध्यान में रखिए 2014 ओवर वैल्यू है 2000 से, तो यहां पे माइनस, और अगले साल वो जाते जाते ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस साल उसको क्या माना गया होगा, अंडर वैल्यू माना गया होगा। ठीक है। इट इज ऑल्सो एग्रीड 3000 एनुअल बेसिस पे मैनेजमेंट एक्सपेंस के चार्ज होंगे, तो हर साल आप 3000 पे मैनेजमेंट एक्सपेंस के नाम के क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एनुअली है, तो यहां पे कैलकुलेट करके आप अपना एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लीजिए, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है जी, चलिए हो गया। आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 24 माइनस 3 21,000, 29 माइनस 5 24,000, 23 20 22,000, 35 प्लस 8 43 40, और ये हो गया बेटा 39,600। ठीक है। थोड़ी सी जगह मुझे यहां चाहिए होगी, तो मैं इतना साफ कर लेता हूं पोर्शन, क्योंकि अब मुझे 2 कॉलम और बनाने हैं। एक कॉलम बनाना है मुझे वेट का, और एक कॉलम बनाना है मुझे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है, प्रोडक्ट। वेट 1 2 3 4, ठीक है। मैंने कहा ही था सबसे रीसेंट ईयर को सबसे हैवी वेट देना है, यानी कि 4 वेट दे सकते हैं, तो 1 2 3 4 सजा वेट मैंने इसको दे दिया। प्रोडक्ट कर देंगे, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा और जो भी आपका वेट आएगा, 21,000 इंटू 1 21, 24 इंटू 2 48, 22 इंटू 3 66, यहां पे आ गया 4 36 3 39 का 9 3 4 3 12 और 3 15, 159600, 159600। चलिए डन। नीचे से मैं साफ कर देता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ईयर लिखे, फिर जो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो वो प्लस माइनस कर दी, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप वेट दोगे और एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पे आपका निकलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आप क्या कर देते हो बेटा, टोटल प्रोडक्ट को ले लेते हो, इसको हम टोटल वेटेड प्रॉफिट भी बोल देते हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट। ठीक है बेटा, इसको आप टोटल वेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो, अपॉन में टोटल वेट, अपॉन में टोटल वेट। चलिए टोटल कर देते हैं, 3 3 3 600, 9 6 15 16 और 8 24 2 4 8 14 5 19 का 9 1 294,600, 294,600 डिवाइड बाय 4 3 7 2 10, ये आ गया बेटा 29460। डन। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 39 40, चलो 400
यहां कहीं गलत तो नहीं हो गया? एक मिनट दोबारा देख लेते हैं बेटा। 39,600 इंटू में 4, 4×6 = 24 का 4×2, 4×9 = 36, 37 38, 3 3×4 = 12 और 3 15। यहां आएगा बेटा 158,600। यहां हो जाएगा फिर 3, यहां हो जाएगा फिर 3, और यहां भी हो जाएगा फिर 3, 29360। अब गुडविल के लिए क्या करना है? जो भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 29360, इसको जितने ईयर परचेज है, एक बार चेक कर ले कितने ईयर परचेज है आपके हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जितने भी नंबर हैं। 0 6 3 18, 1 3 3 9, 10 1 27, 28 का 8, 2 3 दूनी 6 7 8, 88,080 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 6 3 18, 1 19 0 9 3 27 28 का 8, 2 डन। 88,080 आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। एक बार इसको देख लीजिए, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। करना क्या है? आपको प्रॉफिट लेना है, ईयर लेने हैं, प्रॉफिट लेने हैं। अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया तो एडजस्टमेंट कर दो, नहीं दी तो मत करो। उसके बाद आपने वेट ले लेने हैं, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल करोगे, टोटल प्रोडक्ट को या टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर दो। टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करोगे, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी फर्म की गुडविल निकल जाएगी। क्लियर है? दो मेथड हमारे हो गए हैं। अब हम एक ही क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम दो मेथड और क्लियर करेंगे। ठीक है, दो के देखते हैं, तीनों कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में दो मेथड कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लास्ट ही फॉर्मूले में चेंज है। देखो ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन आता है जी सुपर प्रॉफिट मेथड से करो, तो सबसे पहले आप निकालते हो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि हर फर्म इस नॉर्मल टाइप के बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर लेती है। तो जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके आ जाती है और डायरेक्टली भी दे देता है। तो अगर एसेट और लाइबिलिटी दी है तो माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देना। अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट इनटू 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद आप निकालते हो सुपर प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हो। एवरेज ना दिया हो तो एक्चुअल से भी काम कर सकते हो। सर कहना क्या चाहते हो? देखो नॉर्मली एक आइडिया होता है कि आप अगर मान लो कोई कपड़े की दुकान खोल रहे हो, 10 लाख रुपए लगा के भाई आप 1 लाख तो कमा ही लोगे। तो 10% का ये रेट हो गया, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के भाई बंदा इतना तो यहां से कमा ही लेता है। अगर उस नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज्यादा आपने कमा लिया तो वो कहलाता है आपका सुपर प्रॉफिट। तो देखिए जो नॉर्मल आपने था उससे ज्यादा जो भी आपने कमाया, एक्चुअल या एवरेज, उसी को हम क्या बोल देते हैं? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। यही सेम कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में होता है, वही नॉर्मल प्रॉफिट, वही सुपर प्रॉफिट, लेकिन गुडविल के लिए फॉर्मूला हो जाता है 100 अपॉन में रेट। बस यहां नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई होता है और यहां पे किससे मल्टीप्लाई होता है? 100 अपॉन में रेट। एक क्वेश्चन करते हैं और दोनों क्वेश्चन को, दोनों फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। A firm had a profit of 80,000, 1 lakh और 120, 180 in 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Done. The firm had a capital invested 5 lakh और fair rate of return है 15% का। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं जी नॉर्मल प्रॉफिट। 5 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी एंड रिटर्न है 15% का। 5 लाख का 15% हो गया बेटा 75,000। अब सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले एवरेज प्रॉफिट। तो पहले मैं निकाल लेता हूं एवरेज प्रॉफिट, जैसे प्रीवियस मेथड में निकाला था। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 120 प्लस में 180।
डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 साल का आपका प्रॉफिट है। 1 लाख 120 80, 1 लाख 120 180, डन। 80 1 लाख 130, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका 4,80,000 डिवाइड बाय 4। कैलकुलेट करोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है सर? अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। वो कैसे आता है सर? जो भी एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से नॉर्मल को माइनस कर दीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 75, तो हमारी सुपर आ गया 45। अब नंबर ऑफ योर परचेज है 3, तो गुडविल कैसे निकल जाएगी सर? जो सुपर प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ योर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1,35,000 आपकी आ गई गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। और यही अगर आपको बोल देता जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, तो सुपर प्रॉफिट तक तो आपका काम सेम था। लेकिन अगर आपसे ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से बोलता, तो जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया उसको आप 100 अपॉन में रेट है 15, इससे डिवाइड कर देते तो आपका आंसर आ जाता। तो ये बन जाता आपका 3 लाख रुपए। क्लियर है? तो अगर आपका सुपर प्रॉफिट आए तो यहां पे नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आए तो यहां मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 अपॉन रेट से, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? 2 मेथड और क्लियर। लास्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड बोले या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से बात समझना, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है फिर तो ये है। अगर वो ओनली कैपिटलाइजेशन बोलता है तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये सुपर है कि एवरेज है। वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। ध्यान से, सबसे पहले इसमें आप निकालते हो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकाल देते हो? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, के फर्म की पूरी कैपिटलाइज वैल्यू क्या है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 100 अपॉन में रेट कर दोगे, आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। सेकंड आप निकालोगे नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी, इसको बेटा कैपिटल भी बोल देते हैं। कई बार आपको वो नेट एसेट नहीं देता, वो आपको कैपिटल दे देता, तो कंफ्यूज नहीं होना। गुडविल के लिए आप क्या करोगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट एसेट को माइनस कर दोगे, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दोगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कहते हैं जी एवरेज प्रॉफिट फर्म का 120 है, एवरेज प्रॉफिट 120 है, टेंजिबल एसेट 15 लाख, लाइबिलिटी 4 लाख, नॉर्मल रेट रिटर्न 10% है, गुडविल निकाल दो। निकाल देते हैं जी। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। फॉर्मूला हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। तो जी एवरेज प्रॉफिट आपका 1,20,000 है, रेट आपको दिया है 10%, तो 100 अपॉन में 10, ये हो गया 12 लाख रुपए। सेकंड आप निकालोगे नेट एसेट, जो कि होती है एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट है 15 लाख, लाइबिलिटी है आपकी 4 लाख, तो ये आ गया 11 लाख। बस अब गुडविल, सर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। फर्स्ट का आंसर 12 लाख, सेकंड का आंसर 11 लाख, 1 लाख रुपए की आपकी क्या आ गई बेटा? गुडविल आ गई एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस साल सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाला। ठीक है, वन मोर। चलो जी, सीबीएसई वालों ने आपको 3 नंबर का गिफ्ट दे दिया, थैंक यू बोल देते हैं उनको। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अमित और कार्तिक दो पार्टनर थे, प्रॉफिट लॉस इक्वली है। डिसाइड टू एडमिट सौरभ एज एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। सौरभ को बुलाया, इक्वल शेयर दे दिया, 1/3 उसका भी हो गया। कुछ मतलब नहीं है, ध्यान से समझो। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? 4। समझ में आ गया। बैलेंस शीट दे दी। अब बैलेंस शीट में क्या देखें सर? चलिए बैलेंस शीट से हम निकालेंगे अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलती है जी? एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो। सिंपल, बता तो रखी है भाई, डायरेक्टली नहीं दी, बैलेंस शीट दे दी, हमें तो आती है देखनी। सारी एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। रेट से डिवाइड कर देना तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। रेट भी आपको 12% दिया है और एवरेज प्रॉफिट भी निकाल के आपको 30,000 दे दिया। चलिए गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले आप यहां निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है बेटा? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट साइड देखोगे तो टोटल एसेट है 1,90,000 और लायबिलिटी की बात करें तो एक क्रेडिटर है 5,000 रुपए का और 25,000 रुपए का बिल पेबल है। तो लायबिलिटी हो गई एक 5,000 की और एक 25,000 की। तो 1,90,000 में से ये 30,000 गए तो 1,60,000 आगे बेटा आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला काम हो गया। अब निकाल देते हैं यहां से नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। रेट हो गया बेटा 12% का। 16,000 और 3,200, 19,200 रुपए आपकी आ गई नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज दिया हुआ है आपको 30,000 और नॉर्मल आ गया 19,200। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 10,200। बस अब सुपर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? नंबर ऑफ परचेज से, आपकी निकल जाएगी गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका 10,200 और नंबर ऑफ परचेज 4। तो आंसर आ गया 40,800। 3 नंबर मिल गए। सो सिंपल। तो छोटी सी वीडियो है, टाइम लगा के देख लोगे तो 3 नंबर जोली में। वीडियो दोस्तों का शेयर करो, उनको भी मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाओ इसका। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाय।